Hello everyone, welcome again to online session of Manolo classes. I'm Dr. Dinesh Kumar and I will take today's The Hindu news analysis. Today 22nd November 2024. So now we come to the first news. Gautam Adani indicted in US over charges of bribery, securities fraud. तो देखिए जो हमारे देश के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं मिस्टर गौतम अडानी, उनके खिलाफ यूएसए के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने एक क्रिमिनल केस फाइल किया है। किस रिगार्डिंग? कि उन्होंने जो है ब्राइब दी है। कितनी ब्राइब दी है? अराउंड 250 मिलियन डॉलर्स की ब्राइब जो है उन्होंने दी है। किसको? इंडियन गवर्नमेंट ऑफिसर्स को। ठीक है, रिगार्डिंग गेटिंग सम फेवर अबाउट हिज सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट। तो गौतम अडानी जी के खिलाफ ऐसे एलिगेशन है कि जो कि एलिगेशन यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने लगाए हैं कि मिस्टर गौतम अडानी ने 250 मिलियन डॉलर्स की जो ब्राइब दी है वो किसको दी है? इंडियन ऑफिशियल्स को दी है, जिसके द्वारा वो क्या करना चाहते हैं, कोई अपनी जो सोलर एनर्जी की कंपनी है उसका कुछ बेनिफिट लेना चाहते हैं या उस कॉन्ट्रैक्ट को लेने के लिए उन्होंने इतने पैसे खर्च करे। अब आगे देखेंगे। अदर चार्जेस इंक्लूड्स planning securities and wire fraud, running massive scheme to deceive US investors and global financial institutions with false statement। दूसरे एलिगेशन जो है वो ये हैं कि उन्होंने जो यूएस के इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ फ्रॉड किया है और जो ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको झूठी स्टेटमेंट देकर, गलत स्टेटमेंट देकर उनके साथ भी फ्रॉड किया है। यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, इट इज लाइक द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो जैसे हमारे देश में सेबी होता है ऐसे यूएसए में होता है एसईसी। इन्होंने भी मिस्टर गौतम अडानी को एक्यूज बनाया है। किस मामले में एक्यूज बनाया है? इनका एलिगेशन ये है कि उनके जो नेफ्यू है मिस्टर सागर अडानी, जो कि हेड है अडानी ग्रीन एनर्जी के, और साइरल केबेंस एन एग्जीक्यूटिव एजोर पावर लिमिटेड, एक रिन्यूएबल एनर्जी है, इन्होंने ब्राइब दी है अडानी ग्रुप में। इन्होंने भी ब्राइब दी है, तो यानी कि इनके खिलाफ भी ब्राइब देने के एलिगेशन हैं। अब जो यूएस कानून है वो इस तरह के ब्राइब देने को या ब्राइब देके कॉन्ट्रैक्ट लेने को मना करते हैं। तो अब यहाँ पर पॉइंट ये है कि देखिए इस बात में कितनी सच्चाई है, ये तो बात इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन अभी प्रेजेंट पोजीशन ये है कि अडानी जी के खिलाफ ये एलिगेशंस लगे हैं और इसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। लेकिन इससे अडानी जी का काफी लॉस हुआ है। उनकी जो कंपनी की वैल्यू है वो काफी गिर गई है, कंपनी के शेयर्स हैं वो भी काफी गिर गए हैं। अब अडानी जी के अगर हम पक्ष देखें तो उनका मानना यह है कि ये सब जो है झूठे एलिगेशंस उन पर लगाए जा रहे हैं। क्या ये एलिगेशन झूठे हैं या सच्चे हैं, इट इज द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो कि हम सब्सिक्वेंट टाइम में देखेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, इंडिया टू होस्ट ग्लोबल मीट ऑफ कोऑपरेटिव इन दिल्ली फ्रॉम 25 नवंबर। तो इंडिया में जो है ग्लोबल कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस की मीटिंग होगी और ये मीटिंग होगी 25 नवंबर से 30 नवंबर तक। और इसकी जो थीम होगी, थीम बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए जनरली थीम से आपको क्वेश्चन आते हैं। थीम है, द थीम ऑफ द इवेंट इज द कोऑपरेटिव बिल्ड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। यहां से आपको क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन ये हो सकता है कि जो ग्लोबल कोऑपरेटिव मीट्स हुई इन इंडिया में उसकी थीम क्या थी? तो द थीम विल बी द कोऑपरेटिव बिल्ड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। और इसकी सब थीम है वो किस पे फोकस करती है? पॉलिसी, लीडरशिप, कोऑपरेटिव आइडेंटिटी। तो जनरली जो एग्जामिनर है वो इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है कि वो पर्टिकुलर इवेंट हुआ था तो उस इवेंट की क्या थीम थी। अब हम आगे चलते हैं। ग्लोबल कंसेंसस मस्ट टू फेस चैलेंजेस इन यूएस यूजिंग एआई फॉर गवर्नेंस। अब देखिए ये कह रहा है कि आज अगर आप देखेंगे कि एआई जो है वो उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है और नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। तो एआई को, ये बात तो सच है कि एआई पूरी तरह से ह्यूमन इंटरवेंशन को रिप्लेस नहीं कर सकता,
लेकिन ये भी एक पॉइंट है कि एआई का यूज अगर हम पॉजिटिव यूज के लिए करें या पॉजिटिव बेनिफिट के लिए करें तो हम काफी इससे बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे कि आप देखिए, अगर एआई का यूज हमने कुछ सेक्टर्स में किया है तो उसके हमें क्या बेनिफिट मिले हैं। देखिए, एआई कैन सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स इन गवर्नेंस एंड शुड बी यूज इन मोर एरियाज। ये कहाँ का है? ये तमिलनाडु गवर्नेंस ऐसा कहती है और ये जनरल परसेप्शन भी है। अगर हम देखें, तमिलनाडु यूजेस एआई टू डिटेक्ट ट्यूबरक्लोसिस इन रिमोट एरियाज विद मोबाइल वैन्स। तो यानी कि एआई की हेल्प से ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी को आइडेंटिफाई किया गया, डिटेक्ट किया गया, और जब इसकी एफिशिएंसी देखी गई या एक्यूरेसी दी गई तो जितना हम ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी को एक मैनुअल तरीके से डिटेक्ट करते हैं उससे 3-4 गुना इसकी एफिशिएंसी या एक्यूरेसी ज्यादा पाई गई। तो अब पॉइंट ये है कि जो एआई है उसे हमें हर क्षेत्र में यूज करना चाहिए और एआई का कहीं मिसयूज ना हो तो उसके लिए हमें लॉ बनाने की भी आवश्यकता है और एक इस तरह का इंस्टीट्यूशन बनाया जाना चाहिए जो एआई को रेगुलेट करे और एआई से होने वाले मिसयूजेस को बंद करे या उन पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए। तो इसी प्लानिंग को आगे बढ़ाते हुए द इंडियन गवर्नमेंट प्लान्स टू क्रिएट एन एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट। तो भारत सरकार ने एक प्लान किया है या भारत सरकार एक प्लान कर रही है कि वो एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट बनाए। अब हम आते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पर। इंडिया नीड्स एन एनवायरमेंटल हेल्थ रेगुलेटरी एजेंसी। देखिए क्या है कि अभी हम किस तरह से काम कर रहे हैं। अभी ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई 29 बाकू में, तो इसमें कुछ कंक्लूजन आए और उसका कंक्लूजन ये है कि इंडिया का अभी क्या है कि हमारा एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट अलग है और हेल्थ डिपार्टमेंट अलग है। लेकिन अगर हम एक ऐसी होलिस्टिक अप्रोच बनाएं कि जो एनवायरमेंट डिपार्टमेंट को हेल्थ डिपार्टमेंट से लिंक कर दें, दोनों में एक कोऑर्डिनेशन हो, तो इससे क्या होगा कि हम एनवायरमेंट की प्रॉब्लम को भी इफेक्टिवली सॉल्व कर पाएंगे और जो हेल्थ की प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व कर पाएंगे। अब हम इसका एक एग्जांपल समझते हैं। देखिए, आज आप देखें कि जो दिल्ली की एयर है वो कितनी डिटेरियोरेट हो गई है और वो एक क्रिटिकल लेवल पर पहुंच चुकी है। अब जिसका कारण ये है कि एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा पॉल्यूटेंट्स हैं, जिसकी वजह से लोगों के फंडामेंटल राइट्स भी वायलेट होते हैं और लोगों को बहुत सारी बीमारियां भी लगती हैं। अब ये सीओपी में ये कंक्लूजन आया कि इंडिया को एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाना चाहिए कि जो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं और जो हेल्थ इश्यूज हैं या एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री और हेल्थ मिनिस्ट्री दोनों को कोऑर्डिनेट कर दिया जाए, ठीक है, ताकि वो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में सोच सकें और कहीं ना कहीं एनवायरमेंट का इफेक्ट जो है हेल्थ पर पड़ता ही पड़ता है। तो आज हमें जरूरत ये है कि हम सेपरेटली काम ना करें बल्कि एक होलिस्टिक वे में काम करें। नाउ अपोजिशन फॉर एक्सटेंशन ऑफ जेपीसी टेन्योर और वक्फ बिल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में वक्फ अमेंडमेंट बिल आया 2024 का और इस पर काफी विद्रोह हुआ। अब वक्फ को अगर हम ब्रीफ में समझे तो वक्फ क्या है। देखिए, पहले एक वक्फ अमेंडमेंट एक्ट था जिसमें क्या है कि वक्फ बोर्ड को बहुत ज्यादा पावर दी गई थी और पावर उनके पास क्या थी, पावर उनके पास ये थी कि अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी को ये कहता था कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी है तो वो प्रॉपर्टी वक्फ की हो जाती थी और उसमें फाइनल डिसीजन जो होता था वो वक्फ ट्राइब्यूनल का होता था और वक्फ ट्राइब्यूनल के डिसीजन के खिलाफ कोई भी अपील नहीं होती थी। लेकिन अब पार्लियामेंट ने इसमें अमेंड किया है और अमेंड करके क्या कर दिया है कि यहाँ पर जो अब वक्फ है उसकी पावर को लिमिट किया गया है और कोई प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी है या वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है या सरकार की प्रॉपर्टी है या किसी प्राइवेट इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी है, इसके बारे में डिसीजन लेने का जो अधिकार है वो वक्फ ट्राइब्यूनल को नहीं होगा बल्कि कंसर्न डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को होगा। तो इसी बात पर जो वक्फ बोर्ड है या जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं या मुस्लिम धर्म के लोग हैं उनका बहुत ज्यादा विद्रोह है, इसीलिए बिल पिछली बार पार्लियामेंट में नहीं पास हो पाया। अब फिर से इस बिल को कहाँ भेजा गया, फिर से इस बिल को भेजा गया जेपीसी मतलब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। लेकिन ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भी अभी तक इस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं आ पाया है और हमारा जो पार्लियामेंट का नया सेशन स्टार्ट होने वाला है, इसीलिए जो अपोजिशन के लोग हैं उन्होंने ये डिमांड की है कि जो जेपीसी में जो गया है इसकी जो टेन्योर को और बढ़ा दिया जाना चाहिए ताकि इस पर और डिस्कशन हो सके और एक जो दोनों पक्ष हैं यानी कि वो पक्ष जो बिल अमेंडमेंट बिल को पास करना चाहता है
और वो पक्ष जो कि अमेंडमेंट के अपोजिशन में है वो एक इसमें रिकंसाइल करें और एक ऐसा बीच का रास्ता निकालें जिससे कि ये सभी लोगों का ध्यान रखते हुए, सभी समुदाय या सभी धर्म के लोगों का ध्यान रखते हुए इसको एक प्रॉपर तरीके से पास किया जाए। तो इसके टाइम को एक्सटेंड करने की डिमांड की गई है। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर, और नेक्स्ट न्यूज है हमारी आईसीसी इश्यूज अरेस्ट वारंट ICC issues arrest warrant against नेतन्याहू, गैलेंट, हमास लीडर्स। अब देखिए, जो ICC का मतलब होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, और इसने एक अरेस्ट वारंट इशू किया है किसके अगेंस्ट? इन 4 लोगों के खिलाफ, मतलब हमास, नेतन्याहू, गैलेंट और हमास लीडर। तो इसमें बहुत सारे लीडर आ जाएंगे। मेन पॉइंट ये है, अब इसको इशू करने की ग्राउंड क्या है? तो अकॉर्डिंग टू आईसीसी ये जो लोग हैं ये जिम्मेदार हैं किसके लिए? वार क्राइम के लिए, और दूसरा है क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो इन्होंने जब गाजा में वार किया, गाजा में अटैक किया, तो वहां पर वार क्राइम के लिए इनको जिम्मेदार माना गया और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए इनको जिम्मेदार माना गया। तो इसका मतलब ये है कि देखिए, अगर हम इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं तो 7 अक्टूबर 2023 को हमास क्या है? एक टेररिस्ट ग्रुप है अकॉर्डिंग टू द इजराइल। उसने इजराइल पर अटैक किया। इजराइल के आई थिंक 1400 लोगों को मार दिया इजराइल में आकर। इसके जवाब में इजराइल ने हमास पर बहुत सारे अटैक किए जिसमें कई हजार लोगों की डेथ हो गई। अब इसी आधार पर इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर नेतन्याहू, उनके खिलाफ ये अरेस्ट वारंट इशू किया गया है। अब अगर हम नेतन्याहू जी का वो देखते हैं बयान या उनका पक्ष अगर हम देखते हैं तो उनका मानना ये है कि ये जो आईसीसी है ये एक पॉलिटिकल एजेंट की तरह काम कर रहा है, और नेतन्याहू या इजराइल को पूरा राइट है कि वो अपनी सेल्फ डिफेंस करे। अब ये राइट टू सेल्फ डिफेंस आता कहां से है? तो राइट टू सेल्फ डिफेंस से संबंधित आर्टिकल है आर्टिकल 51 ऑफ द यूएन चार्टर। तो यूएन चार्टर ये कहता है कि अगर किसी देश पर एग्रेशन होता है या आर्म्ड अटैक होता है तो उस देश के पास ये राइट है कि वो तुरंत उस देश पर आर्म्ड अटैक कर सकता है। लेकिन साथ ही साथ उस देश की ये भी ड्यूटी है कि जैसे ही वो दूसरे देश पर आर्म्ड अटैक करेगा तो वो तुरंत इसको सिक्योरिटी काउंसिल को इन्फॉर्म करेगा सिचुएशन के बारे में, और फिर वो सिक्योरिटी काउंसिल की दी गई डायरेक्शन के अनुसार काम करेगा। तो अब यहाँ पर क्योंकि पहले जो हमला है वो हमास ने किया था इजराइल पर, और इजराइल ने तो उसके जवाब में उस पर हमले किए, तो नेतन्याहू या इजराइल का पक्ष ये है कि ये जो उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू किया गया है दिस इज अगेंस्ट द लॉ, और जो आईसीसी है वो एक प्रॉपर काम नहीं कर रहा है बल्कि वो कुछ देशों का एक पॉलिटिकल एजेंट की तरह काम कर रहा है। अब हम आते हैं आईसीसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ लेते हैं हम, जहां से आपको एक क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए, जनरली जो क्वेश्चन आपको आता है वो कहां से आता है? आईसीसी बना 2002 में और ये गवर्न होता है रोम स्टैट्यूट से। 60 कंट्रीज ने साइन किया इसको 1998 में, और ये यूनाइटेड नेशन सिस्टम का पार्ट नहीं है। इसका हेडक्वार्टर हैग में है, नीदरलैंड में। इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो कितनी हैं? ये इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं इंग्लिश, फ्रेंच, अरेबिक, चाइनीज, रशियन एंड स्पेनिश। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। अब हम आते हैं, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है, और यहां से आपको क्वेश्चन आता है कि इसके पास ज्यूरिसडिक्शन कौन कौन से मामलों में है। तो पहला मामला है जीनोसाइड, ये जीनोसाइड के मामले में वो लेता है एक्शन। दूसरा है क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, थर्ड है वार क्राइम, और फोर्थ है क्राइम ऑफ एग्रेशन। तो यहां से आप लोगों को क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, और इसमें एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछता है कि एक एमसीक्यू देगा और उसमें कहेगा कि इनमें से किस फील्ड में आईसीसी का ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। तो आपको ये चारों जो पॉइंट है ये याद कर लेने हैं। 99% क्वेश्चन आपका यहीं से आता है, ठीक है। बाकी ऑफिशियल लैंग्वेज हमने आपके साथ डिस्कस किया है सब, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।
नाउ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस सीक्स टू ब्रेक अप गूगल। तो यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कहा है कि देखिए जो गूगल है उसकी सर्च इंजन में एक डोमिनेंस है, और अभी यूएस के इसके गूगल के खिलाफ एक केस भी हुआ था। तो जो मिस्टर जज हैं मिस्टर अमित मेहता, यूएसए कोर्ट में जज हैं मिस्टर अमित मेहता, उन्होंने ये डिसीजन दिया था कि जो गूगल है वो अपनी डोमिनेंस पावर का अब्यूज करता है। अब यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कहा है कि जो गूगल को है उसको तोड़ देना चाहिए, यानी कि उसको डिवाइड कर दिया जाना चाहिए, ताकि अभी उसकी सर्च इंजन में मोनोपोली है, और अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो और कंपनियां भी क्या होंगी, और कंपनियां सर्च इंजन के फील्ड में एंटर कर जाएंगी, जिससे क्या होगा, एक हेल्दी कंपटीशन होगा, और जो गूगल है वो अपनी पावर का, अपनी पोजीशन का एब्यूज नहीं कर पाएगा। अब हम आगे आते हैं, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई हैव डिस्कस्ड ऑल द इंपॉर्टेंट न्यूज ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। आई विल कम अगेन विद मोर सच न्यूज। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।